प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए प्रथम वर्ष इतिहास के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत राजपूतकालीन भारत के विषय में चर्चा करेंगे। राजनीतिक रूप से राजपूत काल भारत की राजनीतिक विच्छिन्नता का युग था। उस काल में देश के विभिन्न भागों में छोटे बड़े राजपूत राज्यों की स्थापना हो गई थी, परंतु देश में ऐसी कोई सार्वभौम सत्ता नहीं थी जो इन सबको एक सूत्र में बांध सकती। इस राजनीतिक एकता के अभाव में भारत अशक्त होता जा रहा था। राजपूत काल में न केवल भारत की राजनीतिक एकता समाप्त हो गई, अपितु पारस्परिक कलह तथा ईर्ष्या द्वेष भी बहुत बढ़ गया। प्रत्येक राज्य अपने पड़ोसी राज्य के विरुद्ध संघर्ष करता था और उसे नीचे दिखाना चाहता था। उनके संघर्ष प्रायः आनुवंशिक हो जाते थे। राजपूतकालीन राजतंत्रात्मक तथा आनुवंशिक थी। इससे प्रायः बड़े ही अयोग्य तथा निर्बल शासक सिंहासन पर आ जाते थे, जो न तो पूर्वजों के राज्य को संगठित रख पाते थे, न विदेशी आक्रांताओं से सफलतापूर्वक लोहा ले पाते थे। राजपूत युग में सामंतीय प्रथा का प्रचलन था। प्रायः जब शक्तिशाली राज्य अपने पड़ोसी राज्यों पर विजय प्राप्त कर लेते तब उन्हें समाप्त नहीं करते, वरन उन्हें अपना सामंत बनाकर छोड़ देते थे। अत्यंत प्राचीन काल से उत्तर पश्चिम के पर्वतीय भागों से भारत पर विदेशियों के आक्रमण हो रहे थे, परंतु कभी भी उत्तर पश्चिम सीमा की सुरक्षा की समुचित व्यवस्था नहीं की गई। राजपूत युग में भी सीमांत प्रदेश की सुरक्षा का कोई प्रबंध नहीं किया गया। सामाजिक दशा के अंतर्गत राजपूतकालीन समाज में विभिन्न प्रकार के दोष उत्पन्न हो गए थे। अब चारों वर्णों के अतिरिक्त अनेक जातियां उपजातियां उत्पन्न हो गई थीं। जाति प्रथा के बंधन अत्यंत कठोर हो गए थे। अब ऊंच नीच का भेदभाव, अस्पृश्यता जैसी बुराइयां बहुत बढ़ गई थी। इस भारत में शूद्रों की दशा अब शोचनीय होती जा रही थी। इस कारण जब भारत पर मुसलमानों का आक्रमण हुए तब बहुत बड़ी संख्या में निम्न वर्ग के हिंदुओं को इस्लाम में सम्मिलित कर दिया गया। राजपूतकालीन समाज में हिंदुओं का दृष्टिकोण उतना व्यापक तथा उदार नहीं था जितना वैदिक तथा उत्तर वैदिक काल में था। अब भारतीय समाज में विदेशियों का आत्मसात करने की क्षमता समाप्त हो गई। राजपूत युग के पूर्व यूनानी, शक, कुषाण, हूण आदि जितनी जातियां भारत में प्रविष्ट हुई थीं, उन सबको भारतीयों ने अपने में आत्मसात कर लिया था। वे सब कालांतर में भारतीयों में मिल गई थीं, परंतु हिंदू मुसलमानों को आत्मसात नहीं कर सके। मुसलमानों के पूर्व जो जातियां भारत में आईं, उनका एकमात्र उद्देश्य भारत पर विजय स्थापित करना था। उनकी कोई निश्चित सभ्यता तथा संस्कृति नहीं थी, जबकि मुसलमानों की अपनी निश्चित सभ्यता तथा संस्कृति थी और वे उसका प्रचार करने के लिए दृढ़ संकल्प थे। इसलिए मुसलमान उनके समान भारतीय संस्कृति में घुल मिल नहीं पाए। मुसलमानों का लक्ष्य संपत्ति के साथ साथ इस्लाम का प्रचार करना भी था। इसलिए मुसलमानों के हिंदू संस्कृति में आत्मसात हो जाने का कोई प्रश्न ही नहीं था। हिंदुओं ने अपनी जातीय प्रथा के बंधनों को अत्यंत जटिल बना दिया और अपनी शुद्धता और पवित्रता पर बल देते हुए मुसलमानों को म्लेच्छ कहा और मुसलमानों ने बदले में हिंदुओं को काफिर कहा। इससे हिंदुओं और मुसलमानों के बीच ऐसी खाई उत्पन्न होगी जो कभी पाटी नहीं जा सकी। राजपूत जाति अपने विशिष्ट गुणों और उच्च आदर्शों के कारण समाज में आदर की दृष्टि से देखी जाती थी। उनमें उच्च कोटि का आत्माभिमान और कुलाभिमान था। वे अपने वचन के बड़े पक्के होते थे और शरणागत वत्सल भी होते थे। राजपूत काल में स्त्रियों को बड़े आदर की दृष्टि से देखा जाता था। राजपूत रमणियों की प्रशंसा करते हुए ईश्वरी प्रसाद ने लिखा है कि राजपूत लोग अपनी स्त्रियों का आदर करते थे। यद्यपि जन्म से मृत्यु तक का जीवन भयंकर कठिनाइयों का होता था, तथापि संकट काल में वे अद्भुत साहस तथा दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन करती थी। राजपूत युद्ध काल में भी स्त्रियों पर हाथ नहीं उठाता था। वह उसके सतीत्व को आदर की दृष्टि से देखता था। इस युग में पर्दे की प्रथा नहीं थी। स्त्रियों को बाहर जाने की स्वतंत्रता थी, परंतु मुसलमानों के आगमन से पर्दा प्रथा आरंभ हो गई। स्त्रियों की शिक्षा दीक्षा पर भी ध्यान दिया जाता था। राजपूत स्त्रियों का पातिव्रत्य धर्म प्रशंसनीय था। वे पति के साथ, उसके मृत शरीर के साथ चिता में सहर्ष जलकर भस्म हो जाती थी। राजपूतों में स्वयंवर की प्रथा भी थी। राजवंश बहुविवाह की प्रथा का प्रचलन भी था। राजपूत काल में राजपूतों में जौहर की प्रथा का प्रचलन था। जब राजपूत योद्धा अपने दुर्ग में शत्रुओं से घिर जाते थे, तब वे केसरिया पहनकर नंगी तलवार लेकर निकल पड़ते थे और स्त्रियां चिता में बैठकर अपने सतीत्व की रक्षा करती थीं। धार्मिक क्षेत्र में प्राचीन क्षत्रियों के भांति राजपूत ब्राह्मण धर्म में पूर्ण विश्वास रखते थे। अधिकांश राजपूत राजवंशों ने ब्राह्मण धर्म को प्रश्रय दिया। इस काल में कुमारिल, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य आदि विद्वानों ने ब्राह्मण धर्म का खूब प्रचार किया। कुमारिल भट्ट ने वेदों की प्रामाणिकता को न मानने वाले बौद्ध धर्म का खंडन किया। शंकराचार्य ने अद्वैतवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैत का समर्थन किया। दक्षिण भारत में लिंगायत संप्रदाय का खूब प्रचार हुआ। ये लोग शिवलिंग की पूजा करते थे। इस काल में शक्ति की पूजा भी प्रचलित थी।
शक्ति के पूजक दुर्गा तथा काली की पूजा किया करते थे। तांत्रिक संप्रदाय की भी इस युग में अभिवृद्धि हुई। ये लोग जादू टोना भूत प्रेत मंत्र तंत्र में विश्वास करते थे। राजपूत काल में बौद्ध धर्म का एक पतन का महत्वपूर्ण कारण राजपूतों का युद्ध प्रिय होना भी था। बौद्ध धर्म का तांत्रिक धर्म से बड़ा संबंध हो गया था। इसका भिक्षुओं पर बड़ा कुप्रभाव पड़ा। राजपूत काल में जैन धर्म बड़ी ही अवनत दशा में था। उसका प्रचार दक्षिण भारत में सर्वाधिक था। पश्चिम में चालुक्य राजाओं का संरक्षण प्राप्त था, परंतु वहाँ भी 12वीं शताब्दी में लिंगायत संप्रदाय का प्रचार हो जाने से जैन धर्म को बड़ी क्षति पहुंची। साहित्य के क्षेत्र में राजपूत काल में साहित्य की बड़ी उन्नति हुई। इस काल में संस्कृत भाषा की भी बड़ी उन्नति हुई। देश में कई शिक्षण संस्थाओं की स्थापना हुई। हिंदी, बंगला, गुजराती आदि भाषाओं में भी साहित्य की रचना हुई। अनेक राजपूत शासक पर्याप्त विद्यानुरागी थे। इनमें वाकपतिराज मुंज, भोज, विग्रहराज, चतुर्थ आदि प्रमुख हैं। कन्नौज के राजा महेंद्रपाल के दरबार में राजशेखर नामक कवि रहता था, जिसकी पत्नी अवंती सुंदरी भी कवियत्री थी। राजशेखर ने प्राकृत भाषा में कर्पूर मंजरी नामक ग्रंथ लिखा था। बंगाल के राजा लक्ष्मण सेन के दरबार में जयदेव नामक कवि को आश्रय प्राप्त था, जिसने गीत गोविंद नामक ग्रंथ की रचना की। कश्मीर में कलहण ने राजतरंगिणी की रचना की। सोमदेव ने कथा सरिताग्र की रचना की। चारण कवियों में चंद बरदई का नाम अग्रगण्य है, जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबार में रहता था। उसने पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ की रचना की। भवभूति इस काल का सबसे प्रसिद्ध नाटककार था। उसने महावीर चरित, उत्तर रामचरित और मालती माधव नामक नाटकों की रचना की। कला के क्षेत्र में राजपूत राजा कलमरागी थे। यद्यपि यह युद्ध संघर्ष का काल था, इसलिए राजपूत राजाओं ने आत्मरक्षा के लिए अनेक सुदृढ़ दुर्गों का निर्माण करवाया। रणथंभौर, चित्तौड़, ग्वालियर आदि दुर्ग इसी काल में बने थे। राजपूत राजाओं को भवन बनवाने का बड़ा शौक था। इनमें ग्वालियर का मानसिंह का राजमहल, उदयपुर का हवा महल, जयपुर के अन्य महल बहुत प्रसिद्ध हैं। इस काल में उत्तरी भारत में जो मंदिर बने, उनके शिखर बड़े ऊंचे तथा नुकीले थे। इनमें अलंकार तथा सजावट की अधिकता थी, परंतु सुदूर दक्षिण में रथ तथा विमान के आकार के मंदिर बने। ये अपेक्षाकृत सरल हैं। इस काल के बने हुए मंदिरों में खजुराहो के मंदिर, उड़ीसा में भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर, कश्मीर का मार्तंड मंदिर, अजंता के गुहा मंदिर, एलोरा का कैलाश मंदिर, आबू पर्वत के जैन मंदिरों का समूह, तंजौर, कांची और मथुरा आदि के मंदिर प्रसिद्ध हैं। मंदिर निर्माण के साथ साथ इस काल में मूर्ति निर्माण कला की भी उन्नति हुई। ब्राह्मण धर्म के अनुयायियों ने शिव, विष्णु, शक्ति, सूर्य, गणेश आदि की मूर्तियों का, बौद्ध धर्मावलंबियों ने बुद्ध तथा बोधिसत्वों की मूर्तियों का, जैनियों ने तीर्थंकरों की मूर्तियों का निर्माण करवाया। चित्रकारी का कार्य भी उन्नत दशा में था। गायन, वादन, अभिनय तथा नृत्य आदि कलाओं का भी इस युग में पर्याप्त विकास हुआ। प्रिय विद्यार्थियों, आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।